समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 बज चुके हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे। चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनीता आनंद। हेलो अनीता। Hello Jaya, Namaskar, good afternoon and welcome to Parikrama on 100.1 FM. For all of you, we have a selection of news, our discussion segment Dateline India, reports, capsules, business tributes and much more. All this over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first, Jaya. बिल्कुल। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आतंकवाद से निपटने के लिए भारत और अफगानिस्तान से मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने नई दिल्ली में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से बातचीत की। भारत ने काबुल में अपना दूतावास फिर से खोलने की घोषणा की। Election Commission issues notification for the first phase of assembly elections in Bihar. Deadlock continues over seat sharing in NDA and Grand Alliance. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया की कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। कहा, भारत संरचनात्मक सुधारों की परिवर्तनकारी यात्रा पर अग्रसर। The US denies supplying advanced medium-range air-to-air missiles to Pakistan. Maria Corina Machado awarded Nobel Peace Prize for the year 2025 for tireless work in promoting democratic rights for the people of Venezuela. And time now for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about World Mental Health Day. Today, that is the 10th of October, we join millions of people around the globe in observing World Mental Health Day, a day that reminds us all of one crucial truth: there is no health without the mental health. This year, the spotlight is on a critical and very often overlooked issue: mental health in catastrophes and emergencies. From wars and natural disasters to public health crises like pandemics, these events leave deep emotional scars and traumas. And while food, shelter and medical care are often top priorities in emergencies, mental health support can't be an overthought. It's a lifeline. And Jaya, hence it can't be emphasized enough, right? बिल्कुल अनीता, और विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े भी एक भयावह तस्वीर पेश करते हैं। मानवीय आपात स्थितियों में हर 5 में से 1 व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य की समस्या का अनुभव कर सकता है। जरा सोचिए, 5 में से 1 व्यक्ति। शॉकिंग स्टैट्स। एग्जैक्टली। माँ, बच्चे, शिक्षक हो या फिर डॉक्टर हो, सभी न केवल संकट के शारीरिक आघात से बल्कि उसके पीछे छोड़े गए भावनात्मक विनाश से भी उबरने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो किसी प्रियजन को खोने का दुख हो, विस्थापन की चिंता हो या हिंसा या आपदा के लंबे समय तक बने रहने वाले प्रभाव हो, आपात स्थितियों के दौरान मानसिक स्वास्थ्य की जरूरतें बिल्कुल वास्तविक, जरूरी और जीवन बदल देने वाली होती है। बिल्कुल जया, दिस ईयर्स कैंपेन urges all of us to do more to prioritize the mental health and psychosocial needs of people affected by emergencies. Supporting mental well-being during such times is not a luxury, it's a necessity. It saves lives, it helps individuals find the strength to cope, the space to grieve, and the resilience to recover and rebuild, not just as individuals, but as families, communities, and nations, Jaya. बिल्कुल अनीता, कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य आपके शरीर के लिए उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य जरूरी है। उससे ज्यादा एक्चुअली इन सम केसेस आई थिंक। बिल्कुल। और ठीक नहीं होना ठीक है, आप अपनी मानसिक बीमारी को बीमारी नहीं समझे, ये आपके संघर्ष को परिभाषित करती है। और इसीलिए आज सुबह भारत के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर एक प्रभावशाली संदेश दिया है। उन्होंने हमें याद दिलाया कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस रुककर सोचने और भावनात्मक तथा मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का एक अवसर है। यह दिन हमें मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और खुलकर बातचीत करने को प्रोत्साहित करता है। 2025 का विषय है सेवाओं तक पहुंच, आपदाओं और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य।
आपात स्थितियों के दौरान सहायता प्रणालियां उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर यह प्रकाश डालता है। हमें एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए मिलकर काम करना चाहिए जो सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की देखभाल और समझ और समय के पहुंच को बढ़ावा दे। Well said, Jaya, because the truth is in moments of crisis we are all vulnerable, but some more so. Refugees, children, the elderly, people with disabilities and those already living with mental health conditions face greater risks. And it's our responsibility as governments, as healthcare providers, as educators and as neighbors to ensure no one is left behind. जी, और यह हमें विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के एक और प्रभावशाली पहलू की ओर ले जाता है, चुप्पी तोड़ना। नीदा फाजली ने भी कहा था कि हर एक बात को चुपचाप क्यों सुना जाए, कभी तो हौसला करके नहीं कहा जाए। कलंक आज भी लाखों लोगों को मदद लेने से रोकता है, लेकिन आज और हर दिन हम इससे चुनौती दे सकते हैं, हम आवाज उठा सकते हैं, हम यह बता सकते हैं मानसिक स्वास्थ्य भी शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण है और मदद मांगने में कोई शर्म नहीं है। Absolutely. So how can we help? Well, how can we as ordinary people support mental health in times of catastrophes? First, we can listen, which is such an important thing, Jaya, right? Yeah. Sometimes offering a listening ear without judgment is the first step towards healing. Second, we can also educate ourselves, that is, learn the signs of trauma, anxiety and depression, especially in children who are not very expressive and young people who often express their distress differently. And third, we can support community-based mental health services. These are often the most effective, most accessible and most culturally appropriate ways to offer help where it is needed the most. And finally, of course, we can advocate for more funding and more trained professionals and for mental health to be integrated into every stage of emergency response. बिल्कुल, कई बार प्रमाण आधारित हस्तक्षेप कारगर है। मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा से लेकर के मोबाइल परामर्श इकाइयां, सहकर्मी सहायता समूहों और आघात सूचित देखभाल तक हमारे पास सभी साधन मौजूद है। हमें अब राजनीतिक इच्छा शक्ति, जन जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता है ताकि ये सेवाएं हर उस जगह उपलब्ध हो सके जहां इनकी आवश्यकता है। और यह ना भूलें कि मानसिक स्वास्थ्य सहायता केवल संकटग्रस्त क्षेत्रों के लोगों के लिए नहीं, बल्कि जब कोई आपदा आती है, चाहे आपके क्षेत्र में बाढ़ हो, आपके देश में महामारी हो या पड़ोसी देश में संघर्ष हो, भावनात्मक तरंगे हम सभी को प्रभावित कर सकती हैं। अभिभूत महसूस करना ठीक है, मदद मांगना ठीक है, ठीक न होना भी ठीक है। And here are a few tips for protecting your mental health, especially during the difficult times. Keep connecting. The most important thing is reach out to your friends or family, even with a simple message. Take a break from disturbing news if it becomes overwhelming, or maybe in some cases, take a break from news altogether. Stay physically active. Even a light activity can boost your mind, especially for depressive patients. They say that they should do something physically to get out of that, cage that they mentally build around themselves. Then practice mindfulness. A few minutes of calm breathing each day can go a long way. And please, if you're struggling, talk to someone, a counselor, a helpline person, a doctor. Help is always there. बिल्कुल, तो चलिए आइए याद रखें इस बात को कि मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ एक व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, यह एक मानव अधिकार है। हर किसी को गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने का अधिकार है, शांति के समय में और खासकर संकट के समय में। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आइए हम एक ऐसे विश्व के निर्माण के लिए फिर से प्रतिबद्ध हों जहां मानसिक स्वास्थ्य को मूल्यवान, संरक्षित और सुलभ बनाया जाए, हर व्यक्ति के लिए, हर जगह, हर समय। Right, a world where no one has to suffer in silence. Let's keep the dialogue going today and every day. Together, we can create a more compassionate, resilient world. And finally, do not let the behavior of others destroy your mental peace. और श्रोताओं, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। Yes, we go over to Goa, where the third edition of the International Purple Festival, Goa 2025, began on 9th of October in the state capital, Panji, and will go on till the 12th of October. More from our correspondent.
Chief Minister Dr. Pramod Sawant, Union Minister for Social Justice and Empowerment Dr. Virendra Kumar, Minister of State Dr. Ramdas Athavale and Minister of State for New and Renewable Energy Sripad Naik graced the inaugural event along with other dignitaries. Jointly organized by Department of Empowerment of Persons with Disabilities and the Office of State Commissioner for Persons with Disabilities, Government of Goa, in collaboration with Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India and the United Nations in India, the 4-day festival aims to promote inclusion and accessibility. Addressing the festival, Union Minister Virendra Kumar said, पर्पल फेस्ट का उद्देश्य ऐसे समाज का निर्माण करना जहां हर व्यक्ति को अपनी क्षमताओं के अनुरूप समान अवसर, सम्मान मिले और हमारे खिलाड़ी जिन्होंने अपने अपने गांवों में, अपने अपने कस्बों में छोटे छोटे स्थानों पर खेल खेलते थे, इस तरह के इंटरनेशनल फेस्टिवल में, पर्पल फेस्ट में आने का जब अवसर मिलता है, उनको लगता है हम छोटे तालाब से निकलकर हमको समुद्र में तैरने का अवसर मिला। Recognized as India's first international inclusive festival celebrating persons with disabilities, the Purple Fest features accessible sports, cultural performances and workshops that showcase the talent and potential of Divyangjan while promoting disability rights and awareness. This year's edition is expected to witness participation of over 10,000 delegates from 25 countries with a total footfall of nearly 50,000 visitors. निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी न्यूज, पणजी। पूरे देश के साथ द्वीप समूह में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जन भागीदारी आधारित कार्यक्रम आयोजित किए गए। शहरों से लेकर गांवों तक सफाई अभियान चलाया गया और लोगों को स्वच्छता बनाए रखने का संकल्प दिलाया गया। एक रिपोर्ट। श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद ने पखवाड़े की शुरुआत राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल परिसर में स्वच्छता ही सेवा पहल का उद्घाटन कर किया। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत स्कूलों में सफाई मित्रों के साथ सफाई अभियान चलाया गया। स्वच्छता जागरूकता दल ने प्रतिभागियों को कचरे को अलग अलग करने, कचरे के उचित निपटान और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखने के महत्व के बारे में जानकारी दी। अभियान के तहत परिषद ने विभिन्न पूजा स्थलों और जलाशयों पर विशेष सफाई की। परिषद के सभी 24 वार्डों में सफाई अभियान चलाकर एकल उपयोग प्लास्टिक को हटाने पर ध्यान केंद्रित किया। इसके अलावा स्वच्छता ही सेवा अभियान पूरे द्वीप में 2 अक्टूबर तक राज्य, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर चलाया गया। कई ग्राम पंचायतों में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से सफाई मित्र सुरक्षा शिविर का आयोजन किया गया। ग्रामीण विकास निदेशालय, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकाय की ओर से स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत एक दिन 1 घंटा एक साथ विषय के साथ वंडूर में समुद्र तट स्वच्छता और वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया। निकोबार और मध्योत्तर अंडमान जिले में तटीय सफाई अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा 5 किलोमीटर लंबी मैराथन दौड़ नमो युवा रन आयोजित किया गया। अभियान के दौरान ये भी रेखांकित किया गया कि द्वीप समूह का प्राकृतिक सौंदर्य तभी सुरक्षित रह सकता है जब हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझे और स्वच्छता को जीवन का हिस्सा बनाए। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम न केवल स्वच्छ भारत मिशन को बल दे रहा है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस पहल है। परिक्रमा के लिए श्री विजयपुरम से संपादक अंकित कुलश्रेष्ठ के साथ मैं पूजा सिंह। And now we go over to Thiruvananthapuram, where boat races are a major attraction, we know, in the state of Kerala, with numerous events held across the state every year. And now, a new age boat race is making waves in Kerala. More details from our correspondent. No introduction is needed for the snake boat races of Kerala, known locally as Vallankalli. These races are an integral part of Kerala's culture and a major attraction for tourists. Now, a new age version of the traditional event is making waves, the Champions Boat League, introduced by the State Tourism Department. Modeled on the format of a cricket league, it aims to draw more visitors to God's own country. This is the 5th edition of the league, with competitions that began in September and will continue until December 6. Along with the traditional boat race venues, the league also brings the excitement of the sports to new locations with high tourist footfall. Marine Drive in Kochi, Bepur in Kozhikode and Chervattur in Kasaragod are among the non-traditional venues included this year. Marine Drive in Kochi, a popular tourist spot known for its sunset cruise, had not been a venue for traditional boat races in the past. Hosting events in such locations
operations helped spread the spirit of boat race to newer regions. At the same time, traditional venues like the lakes of Alappuzha continue to feature prominently in this modern format of snake boat race. 10 more races remain in this year's league, with the grand finale scheduled to be held at Kollam on December 6. As the competitions progress, one thing becomes increasingly clear. This boat race is more than just a sporting event. It's a celebration of Kerala's rich culture and heritage. Smidhi M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram. गांधी जयंती पर इस महीने की 2 तारीख को नई दिल्ली में शुरू हुए खादी महोत्सव में लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। दिल्ली, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, मध्य प्रदेश, बंगाल, हरियाणा और जम्मू सहित 18 राज्यों की खादी संस्थाएं और उद्यमी इस प्रदर्शनी में भाग ले रहे हैं। यह महोत्सव इस महीने की 15 तारीख तक चलेगा। अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से। Khadi India, one of the oldest and most trusted brands run by the government, continues to flourish today. Established in 1918, it was originally initiated by Mahatma Gandhi as a part of the Swadeshi movement with an aim to promote self-reliance. The government now is also integrating local handicrafts, arts and homegrown talents into its revival efforts. As a part of the government's efforts, Khadi Mahotsav is being run in the national capital. The Khadi Mahotsav is drawing large crowds with its wide range of products from fragrances, soaps and shampoos to Khadi cotton garments, jewellery, decorative items and traditional eateries. Talking exclusively to Akashvani News, Vijay Arora, an exhibitor from New Delhi, said that she's introducing innovative designs to make Khadi more appealing and inclusive. She's making dresses suitable for all age groups and sizes, using Saurashtra, Gujarat Khadi in various prints. For Parikrama, with Dilnashi Arzu's report, Jigyasa Pandey, Akashvani News. अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। Today is the birth anniversary of freedom fighter Badruddin Tayyabji. He was born in Bombay on the 10th of October 1844. Tayyabji was a founding member of the Indian National Congress. He was selected as the third president of the Congress from 1887 to 1888. Tayyabji studied in Europe. He returned to India in December 1867 and became the first Indian barrister in the High Court of Bombay. At that time, there was neither an Indian lawyer nor a judge. As a judge of the Bombay High Court, he was known for his courage and impartiality, which became clear in his granting bail to Bal Gangadhar Tilak in a sedition case in 1897 after it had been rejected thrice by others. Gandhiji once admitted that he did not have the skills the best lawyers of the time like Firoz Shah Mehta or Badruddin Tayyabji were known for: powerful oration, exhaustive knowledge of statutes, and the ability to recite case laws at will. In 1902, Badruddin Tayyabji became the first Indian to hold the post of the Chief Justice of the Bombay High Court. It is said that Tayyabji had a role in the design of the tricolour. Historian Trevor Royal, in his book titled The Last Days of the Raj, says originally the tricolour was to have contained the spinning wheel symbol, charka, used by Mahatma Gandhi. But this was a party symbol which Tayyabji thought might strike the wrong note. After much persuasion, Gandhiji agreed to the wheel because Emperor Ashoka was venerated by Hindus and Muslims alike. The flag, which flew on Pandit Jawaharlal Nehru's car that night, had been specially made by Tayyabji's wife, Mrs. Suraiya. The flag was approved, accepted and adopted in its present form during a meeting of the Constituent Assembly held on 22nd July 1947, and it became the official flag of the Dominion of India on 15th August 1947. Badruddin Tayyabji passed away suddenly of a heart attack on 26th August 1906 while on furlough in London. Do you know why freedom fighter Kushal Kumar of Assam was hanged to death by the British during the Quit India movement of 1942? Well, he was charged for his alleged role in the derailment of a train carrying British soldiers in Assam.
It was on 10th October 1942. The train derailed at 1:52 in the night, about 1 kilometer away from Sarupathar railway station in Golaghat district. According to witnesses, about 1,000 British soldiers were killed in the accident. Immediately after the accident, police and army personnel cordoned off the area and indulged in indiscriminate atrocities and arrests. Numerous freedom fighters were implicated in connection with the accident and jailed. During that time, Kushal Kumar was advised by many to go underground, but he refused. Since Kumar was a prominent leader of the Golaghat District Congress Committee, he too was falsely implicated and arrested along with 43 others. In Jorhat jail, he spent 120 days as an under-trial prisoner and 100 days in solitary confinement. As a prisoner, he was awarded the death sentence, which was carried out by the British on 15th June 1943. The 38-year-old freedom fighter's life was snuffed out in an unjust manner. But he died a glorious death, having sacrificed his life in the prime of his youth for the cause of his country. In 2016, the Assam government decided to preserve the martyr's house at Balijan near Sarupathar. हम याद कर रहे हैं दूसरे विश्व युद्ध के सिपाहियों का इलाज करते करते प्राण त्याग देने वाले निस्वार्थ सेवक भारतीय चिकित्सक द्वारकानाथ शांताराम कोटनिस को। उनकी मौत के सालों बाद भी चीन के लोग उनकी निस्वार्थ सेवा और काम के प्रति समर्पण के लिए उन्हें आज भी बहुत सम्मान के साथ याद करते हैं। Today is the death anniversary of R.K. Narayan Swami, or R.K. Narayan, the Indian writer, novelist known for his work set in the fictional South Indian town of Malgudi. He was a leading author of early Indian literature in English along with Mulk Raj Anand and Raja Rao. In 1980, he was awarded the A.C. Benson Medal by the Royal Society of Literature, and in the year 1981, he was made the honorary member of the American Academy and Institute of Arts and Letters. Narayan is the author of more than 200 novels as well as short stories and plays. His work highlights the social context and everyday life of his characters, often in between traditional life and modernity. बिल्कुल, और मालगुडी डेज उनका तो आज भी हमें याद है क्योंकि आर.के. नारायण की किताब मालगुडी डेज पर ही ये आधारित था। शंकर नाग के निर्देशन में बने इस शो ने पीढ़ियों को मोहित किया है और आज भी अपनी सरल कहानी कहने और बेहतरीन अभिनय के लिए याद किया जाता है। कई पुरस्कारों के विजेता आर.के. नारायण को भारत सरकार ने 1964 में पद्म भूषण और वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 1958 में उनके कृति द गाइड के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। नारायण को रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर द्वारा 1980 में A.C. बेसन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। He has been compared to William Faulkner, who created a similar fictional town and likewise explored with humor and compassion the energy of ordinary life. Narayan's short stories have been compared with those of Guy de Maupassant because of his ability to compress a narrative. अब हम याद कर रहे हैं गुरुदत्त को। भारतीय सिनेमा के महान फिल्म निर्माता गुरुदत्त अपनी गहन कहानी कहने और नवीन फिल्म निर्माण तकनीकियों से पीढ़ियों को प्रेरित करते रहे हैं। हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर की बात करें तो एक से बढ़कर एक क्लासिक फिल्में याद आती हैं। गुरुदत्त की फिल्म कागज के फूल हिंदी सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ रोमांटिक फिल्मों में से एक है। यह फिल्म 1959 की हिंदी फिल्म है। ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, Dutt was lauded for his artistry, notably his usage of close-up shots, lighting and depictions of melancholia. He directed a total of 8 Hindi films, several of which have gained a cult following internationally. These include, like you said, Pyasa, and also made its way to Time magazine's 100 greatest movies list. And also film like Kagaz Ke Phool, which was released in 1959, all of which are frequently listed among the greatest films of Hindi cinema.
कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। आज ही पुण्यतिथि है गजलों की दुनिया के बादशाह और अपनी सराहना आवाज में लाखों करोड़ों के सुनने वालों के दिलों पर राज करने वाले प्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह की। राजस्थान के श्रीगंगानगर में जन्मे इस महान गायक ने अपनी मखमली आवाज और भावनाओं की गहराई से गजल को न केवल एक नया मुकाम दिया बल्कि इसे हर दिल तक पहुंचाया। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे। In terms of Indian classical music, his style of composing and gaiki is considered as Bol Pradhan, one that lays emphasis on words. He highlighted that in his music for films such as Prem Geet, Arth, Saath Saath, TV serials like Mirza Ghalib and Kehkashan, and Jagjeet Singh, most of us remember for sad songs or ghazal singing only, but he also rendered some happy music. Here is a snippet. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌ ਜਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਮੱਖੀਆਂ ਉਡਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌ ਜਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਮੱਖੀਆਂ ਉਡਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਇਆ ਕਰੋ, ਮੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਗੁੜ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। हिंदी, उर्दू, पंजाबी, भोजपुरी सहित कई जबानों में गाने वाले जगजीत सिंह को साल 2003 में भारत सरकार के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म भूषण से नवाजा गया। 1981 में रमन कुमार निर्देशित प्रेम गीत और 1982 में महेश भट्ट निर्देशित अर्थ को भला कौन भूल सकता है। अर्थ में जगजीत सिंह ने ही संगीत दिया था। फिल्म का हर गाना लोगों की जुबान पर चढ़ गया था। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा। Today is the birthday of Bhanu Rekha Ganeshan, popularly known as Rekha, the Indian actress who appears predominantly in Hindi films, acknowledged as one of the finest actresses of Indian cinema. She has starred in more than 200 films and is a recipient of several accolades, including 1 National Film Award and 3 Filmfares. बिल्कुल, रेखा की खूबसूरती में अब तक कोई कमी नहीं आई है। उनकी मुस्कान और अदाएं आज भी लोगों का दिल जीत लेती हैं। रेखा ने अपने करियर की शुरुआत महज 12 साल की उम्र में की थी। अब उनकी पहली फिल्म तेलुगु फिल्म थी रंगुला रत्नम और उन्हें कई फिल्मों के लिए याद किया जाता है, लेकिन उमराव जान उनमें से एक है। इन आँखों से वाबस्ता अफसाने हजारों हैं, अफसाने हजारों। In 2010, the government of India honored her with Padma Shri, India's 4th highest civilian honor. And here is a snippet of a song from one of her films, Ghar. Today is also the birthday of S.S. Rajamouli, the Indian filmmaker who works in Telugu cinema, known for his epic action drama and fantasy genre films. He's regarded as the highest grossing Indian director of all time, as well as the highest paid director in the Indian cinema. A snippet from his film RRR, the Natu Natu song, for which India scored 318 runs for the loss of 2 wickets at stumps on day 1 of the second test match against West Indies at Arun Jaitley Stadium in New Delhi. Yashasvi Jaiswal was unbeaten on 173 runs, while Shubman Gill was not out on 20 runs. और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए जया और अनीता को कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। Thanks for tuning in from the entire team of Parikrama. नमस्कार।